मोहब्बत ना मजहब देखती है, ना जात देखती है और ना किसी वतन की सरहद देखती है। मोहब्बत सिर्फ़ अपने जज्बात देखती है और फिर यदि उसमें शिद्दत हो तो वो परवान चढ़ जाती है। और इसी तरह से मोहब्बत परवान चढ़ी अफ़गानिस्तान की मलाला रहीमी और हिंदुस्तान के नीरज मलिक की। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ तक बात ठीक थी, मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन अब उनकी ये शादी अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। मलाला रहीमी को लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्यों आखिर उसने एक हिंदू के साथ विवाह किया। हिंदुस्तान में भी ये बड़ा विवादित विषय है। जब कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको लव जिहाद के नाम पर अक्सर एक ताना मिलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, लड़की मुसलमान है और लड़का हिंदू है, तो कमोबेश अफ़गानिस्तान में भी सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि उसको नागवार गुजर रहा है। मलाला रहीमी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मलाला रहीमी, आपने नीरज मलिक से शादी की, क्या शादी करते वक्त कभी जहन में आया था कि हिंदू लड़के से शादी कर रही हूँ? क्या कभी कोई झिझक पैदा हुई थी? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, मैंने इनका धर्म देख के मैंने इनसे शादी नहीं की थी सर। मेरे को पहले से पता था ये हिंदू है और हमारी लव मैरिज हो चुकी है सर। पहले ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ये डिसाइड किया था कि शायद परिवार मेरा माने, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जाके हमने शादी की ना सर। अभी धमकी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से सर। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे आके। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सर मुझे। तो जब आपका इश्क हुआ नीरज मलिक के साथ, कैसी वो शुरुआत हुई? आप यहाँ कैसे हिंदुस्तान में आए, कैसे चंडीगढ़ पहुँचे और कैसे आपकी कहानी आगे बढ़ी? सर मेरे को ना स्कॉलरशिप मिला था अफ़गान में। हमें ना एग्ज़ाम देना पड़ता है वहाँ पे, जो पास हुआ तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिला था, स्कॉलरशिप के थ्रू मैं बीई करने आई थी यहाँ पे देव समाज कॉलेज में 45 सेक्टर में। मैंने एडमिशन ले रखे थे वहाँ पे। सारा जो भी ख़र्चा मेरा होता था वो गवर्नमेंट की तरफ से था वहाँ। फिर उसके बाद मैं 2018 में इनसे मिले। मैं 22 के किसी रेस्टोरेंट पे मिले हम। वहाँ पे हमारी मुलाकात शुरू हो गई, धीरे धीरे बातें करना शुरू हो गई। फिर वहाँ से इन्होंने ना शादी करने के लिए मुझे प्रपोज़ किया था। फिर मैंने बोला था कि धोखा नहीं देना है, लेकिन शादी कर लूँगी मैं आपसे। फिर धीरे धीरे प्यार हो गया हमारे आपस में। फिर इन्होंने अपने परिवार से मिलवाया मुझे। फिर मैंने उसी टाइम में जब इनकी मम्मी से मैं मिले, फिर सेकंड टाइम मैंने अपने परिवार को कॉल करके ये बता दिया कि मैं यहाँ पे किसी से शादी करने वाली हूँ और प्यार बहुत करते हैं मेरे से, मैं भी ज़्यादा करती हूँ। और मैंने बोला मैं खुश हूँ उनके साथ, बहुत खुश हूँ। मैं चाहती सर छुपा भी सकती थी ना इसको, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को परिवार को बताना ज़रूरी है यार। फिर मैंने बहुत मम्मी को भी बोल दिया, बहुत समझाया। मैंने बोला अच्छा लड़का है, आप भी बात कर लो। मैंने आपको तो हिंदी नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बीच में ट्रांसलेट करके आपकी बात करवा देती हूँ। बहुत सर कोशिश किया लेकिन माने ही नहीं मम्मी ने। अभी 2.5 साल हो गया कि मम्मी से बात ही नहीं होती मेरा। फिर अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। तो मम्मी नाराज हुए थे उस वक्त? अब्बू से बात हुई थी, उन्होंने कुछ बोला था? तो है नहीं है, मेरा पापा आर्मी में था, शहीद हो गया मेरा पापा। टेररिस्ट ने बॉम्ब से उड़ा दिया मेरे पापा को। फिर मम्मी है, भाई लोग है, जितने भी हमारे रिश्तेदार है वो सारी नाराज़ है हमारे से। फिर इस करके बहुत कुछ सुना भी रही है मुझे कि वहाँ पे अफ़गानी लड़का कम था कि तूने जाके इंडियन लड़के से शादी कर लिया। तो यदि आप यहाँ रहते हुए किसी अफगानी से शादी कर लेते तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता? उनको कोई इतराज़ नहीं था सर। अगर मैं इनकी जगह किसी अफ़गान लड़का से शादी कर लेता, वो भी मुस्लिम लड़का से, फिर उनको कोई इतराज़ नहीं था सर। अब यहाँ पे मैंने हिंदू से शादी कर लिया, इस करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या। तो यदि आप यहाँ किसी गैर अफगानी से, मुसलमान से शादी करते तो भी दिक्कत नहीं थी? नहीं सर, तो भी दिक्कत नहीं थी। लड़का अगर अफ़गानी होता तो तब भी दिक्कत नहीं थी सर। मेरी माँ हिंदुस्तानी मुसलमान होता तो वो भी हमारे लिए अलाउड नहीं है सर। हिंदुस्तानी मुस्लिम भी, वो भी हमारे अलाउड नहीं है। मेरी मम्मी ने सबसे पहले ये बोल दिया कि अगर हिंदू की जगह तो किसी अफ़गानी लड़का से अगर बिना मेरे को बताई भी शादी कर लेता तब मैं तेरे को एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन तूने एक हिंदू से, एक काफिर से शादी कर लिया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ शादी का। इस करके फिर उसी टाइम से मम्मी भी नाराज़ है, सारे नाराज़ है सर। तो आपने जो शादी की वो हिंदू रीति रिवाज से की या फिर निकाह पढ़ा? हम कोर्ट मैरिज किए हैं कोर्ट सर। मैरिज? हाँ जी सर, स्पेशल मैरिज की है SDM ऑफिस जाके।
तो क्या घर वाले जो हैं वो आपका कोई रिश्ता तय कर चुके थे या कुछ ऐसी बात थी? सर हमारे वहाँ पे जब रिश्तेदारों में शादी हो जाते हैं हमारे वहाँ पे मौसी के लड़का से, अंकल के लड़का से। जब मेरे माँ के पेट में थी तब मेरे अंकल ने बोला था अगर इस बार लड़की होगी तो मैं अपने बच्चे के नाम पे कर लेते हैं उसको। आपके सगे चाचा? हाँ जी, सगी चाचा की तो वो लड़का। तो भाई हुए आपके। हमारे वहाँ पे अपने रियल भाई को भाई मानते हैं ना, बाकी रिश्तेदारों के बीच में आपस में शादियाँ कर लेते हैं। फिर मैं जब बड़ी हो गई सर, मैंने बोला मेरे को इससे शादी करना ही नहीं है। बहुत धमकियाँ भी उसी टाइम दे रहा था मेरे अंकल घर पे आके। सगे चाचा? सगे चाचा। जब मेरे पापा शहीद हो गया उस टाइम से फिर उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब भाई तो है ही नहीं है उनका, कि चलो औरत के ऊपर हम जोर चला दें। फिर आके बंदूकें भी लेके आए काफ़ी बार हमारे घर पे। जब मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करा कर दिया कि नहीं जाना, हमारे पे लड़कियां नहीं जाते बाहर, हम जाने नहीं देते हैं। फिर मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके मुझे यहाँ तक बोला कोई बात नहीं, जाने दो इनको भी अपनी लाइफ जीने दो वहाँ जाके। फिर मैं यहाँ पर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा अंकल ने धमकियाँ दिया था मेरे को कि वहाँ पे अगर कोई लड़का प्रपोज वगैरह भी कर दे तो सीधा बोल देना कि मेरी शादी बचपन में तय हो चुकी है और तेरे को शादी करना है मेरे बच्चे के साथ ही करना है वापस आके। मैंने बोला ऐसे कैसे रिश्ता तय हो चुकी है, मेरे तो ना मंगनी हो चुकी है ना कुछ और हो चुकी है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। जन्म होने से पहले ही रिश्ता हो गया? हाँ जी सर। फिर उसके बाद मेरे जो भी नॉन में था, जो चाचा था, उन्होंने बोला मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इंडिया आने में। फिर जब इनकी बात चल पड़ी वहाँ पे, मैंने इनकी बातें की वहाँ पे, मैंने बोला मम्मी अच्छा लड़का है, इनसे शादी करना है मेरे को और किसी से नहीं करना है, बस सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है मुझे। फिर जब अंकल को पता लगा फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा घर पे भी धमकियाँ दे चुकी हैं कि अब तेरा पति तो है नहीं है, अब जो करना है तो हम कर लेते हैं इस मामले में। वहाँ यहाँ पे भी बहुत जान पहचान होगा अंकल का, मेरे को कोई आइडिया नहीं है सर। जो आपके सगे भाई हैं उनका क्या रुख है? उन्होंने तो पहले वाले दिन तो बहुत नॉर्मली बात करती थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। फिर मैंने जब तुर्की जाने का प्लानिंग चला मेरा, मैंने बोला तुर्की जाती हूँ। फिर उन्होंने बोल दिया कि तुर्की में आना भी नहीं है, जिस दिन देखोगे तो उस दिन तेरा लास्ट दिन होगा। बोला कि जेल जाने के लिए तैयार हो, फांसी लेने के लिए तैयार हो, लेकिन तेरे को मार के ही जाना है। भाई ने कहा? हाँ जी, भाई ने बोला है मेरा। फिर बोला कि तुर्की आने के बारे में सोचना भी नहीं है। वो तुर्की में रहते हैं? वो तुर्की में रहते हैं मेरे भाई, दोनों भाई तुर्की में रहते हैं मेरे। फिर वो भी धमकियाँ दे रहे हैं कि आना ही नहीं है यहाँ। तो अब यहाँ किस तरह की धमकी आपको मिल रही है? किसने आकर आपको धमकाया या कोई क्या डिटेल्स है आपके पास? सर ये व्हाट्सअप कॉल्स आता है मुझे, ये सारे हैं व्हाट्सअप कॉल्स आता है मुझे बहुत ज़्यादा सर। मैं ब्लॉक कर देती हूँ, अलग अलग नंबर से आता है मुझे, अलग अलग नंबर से आता है मुझे। बोलते हैं कि तूने वहाँ पे जाके ना मुस्लिम से शादी करके, हमारे भाषा में बोलते हैं ना, मैं उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ मैं अभी, कि मैंने धर्म, वो भी ये भी सोचते हैं कि तुमने धर्म भी चेंज कर दिया होगा वहाँ जाके, तूने वो उसको बोल दो वो मुस्लिम बन जाए, अगर मुस्लिम भी ये बने तब भी उनके लिए वो है सर, काफिरी है या। अच्छा, फिर भी काफिरी है? फिर भी काफिरी है, यानी कि सिर्फ पठान ही कबूल था? हाँ जी, हम पठान है सर। हमारे पे ये है ना कि किसी से दुश्मनी ले लेना वो 100 साल तक याद ही रहते हैं दुश्मनी। वो ऐसे नॉर्मली रहते हैं आपके साथ, जैसे मानो कि अगर कोई इनसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो दुश्मनी लेने के मूड में है ना, वो 100 साल के बाद भी वो बदला वापस से लेते हैं। ऐसे वाले परिवार से हूँ मैं सर। तो आपके वहाँ मजहब के अनुसार, आपके समाज की रीतियों के अनुसार क्या सजा है जिस तरह से आपने काफिर, उनके मुताबिक एक काफिर से शादी कर ली? अभी तो वहाँ पे हुकूमत ना उसका चल रहा है, तालिबान का चल रहा है सर। पहले भी कोई लड़का ने ना ऐसे अफगान के लड़का से शादी किया था, लव मैरिज किया था उसने। उसको लड़का को तो फांसी दे दिया, लड़की को इतने गड्ढा खोल के ना उसको दफना दिया, और जितनी भी उसके रिश्तेदार था, मम्मी था, पापा था, सबको बाहर कर दिया। आधा हिस्सा दफना के फिर बड़े बड़े पत्थर दे देते हैं उसके हाथ में, जितना उसको मारते हैं कि उसका जान ना निकल जाए सर। और उसकी लाश को भी उसके परिवार को नहीं देता, वहीं पे रह जाता है उसका लाश भी, कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, ये नापाक है। तो आपको इसी तरह की सजा देना चाहते हैं? मेरे को बोल देते हैं कि जो भी धमकियाँ आ रही कि तेरे को यहाँ पे, इनको तो जान से यहीं पे मार देंगे, और तेरे को ले जाके जो अफगान का रूल के हिसाब है तो उसी हिसाब से मारना है तुझे वहाँ ले जाके। बोलता है ये काम हम भी नहीं करेंगे, तेरे माँ बाप से करवा देंगे ये काम। तो यहाँ पे आके भी किसी ने धमकी दी? यहाँ पर पीछे मेरा मम्मी का कोई रिश्तेदार आके गया था सर। फिर पहले तो नॉर्मली इनसे वो करने के लिए कि इनको लेके जाने के लिए आया था, प्यार वाले बातें करके कि चलो अफगान में
सस्ता ज़मीन मिलता है, वहाँ से 3-4 लाख में ज़मीन मिल जाता है, तो हमारी जमाई है, आ जाओ उधर से नई ज़िंदगी शुरू कर लो। अफगानिस्तान में। हाँ जी, इनको बहुत ज़्यादा, इनको जाने का भी मैंने हुआ था, मैंने बोला अगर आप जाओगे इस टाइम, मेरा ला सुबह तक भी शायद ज़िंदा ना रहे हम वहाँ पे। फिर इन्होंने जब मना कर दिया, फिर वो बंदा जाने के बाद भी धमकियाँ देने लगे कि तेरे माँ के लिए मैं उधर आके तेरे लाइफ सारा घर देख लिया मैंने। जिस दिन हमने पुलिस का प्रोडक्शन लिया था सर, उसी दिन भी पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था। उन्होंने बोल दिया कि कितने दिन और पुलिस की, यानी कि पुलिस की पीठ पीछे चुपते रहोगे। यानी कि उनके पास पूरी मुखबिरी है कि आपने पुलिस सिक्योरिटी ले रखी है। हाँ जी, उनको पूरा पता है सर। उन्होंने बोला कितने दिन और चुपके रहोगे, जिस दिन का हम वेट कर रहे हैं तो वो दिन आना ही आना है। बोला जिस दिन आएगा ना तो फिर उसी टाइम बता देंगे हम भी लव मैरिज कैसा होता है सर। तो आप को कोई पछतावा है लव मैरिज करने का? नहीं सर, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से सर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरे को साथ में निभाने वाला ऐसे साथी मिला है मेरे साथ, जो हर कदम में मेरे साथ ही है। मैं फिर क्यों पछतावा कर दूं सर, बस ये धमकियाँ मेरे ऊपर से हट जाए सर। हमें आप ना कभी लौटना चाहेंगे अफगानिस्तान? सर मैं पहले चाहती थी कि अफ़गान जाकर आऊँ सर। सुंदर देश है अफ़गान में हमारा, ऐसा नहीं कि बुरा देश है, लोग ने उसको बुरा बना के रखा है। ऐसा नहीं कि सारे अफ़गानी लोग बुरा है सर, अच्छे लोग भी बहुत है वहाँ पे सर। तो आप अफगानिस्तान में किस शहर से हैं और आपकी इतनी जो अच्छी हिंदी है, ये कुछ वहाँ भी हिंदी बोलते हैं, यहाँ आपने सीखी है? नहीं सर, मैं यहाँ आके सीख ली हिंदी मैंने। अफ़गान में मैं जौज़जान से हूँ, काबुल से 1 दिन का रास्ता है सर वहाँ पे, फारियाब साइड से। मेरे पापा फारियाब से है, मम्मी तशकुरगान से है मेरा। फिर पहले उधर तो मूवी वगैरह हम देख लेते हैं, इंडियन मूवी वगैरह, लेकिन इतना समझ नहीं आते हमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। फिर इधर आके जितना लड़कियों से बात की मैंने, चलो गलत ही सही हिंदी बोलना सीख लूँ मैं। फिर धीरे धीरे हिंदी सीख लिया। बाकी जो हिंदी मेरे को सीखना था, इन्होंने बहुत कोशिश करके सिखा दिया मुझे हिंदी। बहुत अच्छी आप हिंदी बोल रहे हैं। और नीरज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, किस तरह की दिक्कतें अब आपके सामने पेश आ रही हैं और पुलिस ने किस तरह की प्रोटेक्शन आपको दी है? सर, पुलिस ने हमें पीसीआर दे रखी है, पेट्रोलिंग करती है, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं, 2 गनमैन के साथ दे रखे हैं, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, एक हेड मेल कांस्टेबल मिला हुआ। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन तो हमारी पूरी कर रहे हैं, पर इसमें रिस्ट्रिक्शंस मुझे ये हो गई हैं कि अभी बाहर आना जाना मेरे को कम करना पड़ रहा है। अपना बिजनेस भी थोड़ा अभी स्टॉक डाउन में करना पड़ रहा है, नीचे ही ला दिया अभी कि बिजनेस नहीं कर सकता ज़्यादा बाहर आना जाना। तो सर मन में डर भी है इस चीज़ के लिए कि कल को कुछ कोई बातचीत ही ना हो जाए ऐसी, तो जवाबदारी इनकी भी डिपार्टमेंट को लेके भी बहुत मुश्किल हो जाएगी और हमारे पे चलो जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी। तो आपके घर कोई पहुंच गया था धमकी देने? जी, एक पर्सन आए थे अफ़गान से, वो कहते हैं कि मैं अफ़गान से आया हूँ और 1 मंथ से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था दिल्ली में। तो दिल्ली में इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो चंडीगढ़ आया। उसका चंडीगढ़ आने के बाद वो डायरेक्ट घर ही आ गया इंसान। वो उसने आके सीधा ये पहले इसी को ही बुलाया, इसका नाम लिया, इसके भी होश उड़ गए। और मैं एक्चुअली बाहर था उस टाइम। तो जब मैं घर वापस आया, इसको देखा मैंने कहा क्या बात हुई है, कौन है ये पर्सन? तो बोली ये मेरे गाँव से है, मम्मी की तरफ से भेजा है और ये इसको देखने भेजा कि इसने वाकई शादी कर ली है या क्या सिचुएशन है, क्या घर की इसकी सिचुएशन है, सारी ये चीज़ें पता की बात है ये सर लोहड़ी पे बात है। ये लोहड़ी? हाँ जी, इससे पहले वाली जो लोहड़ी है। हाँ, उसके बाद ये तालिबान वाला जो इशू हुआ है, इसके बाद से उनकी कॉल्स आनी शुरू हुई थी कि बस एक बार हमारा राज आ गया, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो वो कौन लोग हैं? कोई आपके इनके रिश्तेदार हैं या फिर कोई समाज के ठेकेदार हैं? नहीं सर, वो कहते हैं कि हम पठान हैं और ये हमारी कम्युनिटी में है, तो अगर इसको एक बार सबक देंगे तो आइंदा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं कर पाएगी कभी। तो ये सबक देना है हमने तुम्हें। यहाँ अफ़गानिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे मलाला रहीमी भी स्टूडेंट बनकर आई थी, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी कभी आप लोगों के संपर्क में आए? कुछ उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं आपकी शादी के बारे में? वो इसको मत देते हैं, इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि तूने, वो भी इस चीज़ के लिए कभी कहते हैं कि यार तुमने गलत किया, कि कोई अफ़गानी यहाँ पे बहुत थे तो कोई अफ़गानी ही देख लेती। मतलब जो उनका एक नज़रिया ऐसा भी है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो भी एक तरह से सही है। एक इंडियन से तूने काफ़ी से शादी करी है, ये चीज़ तुमने गलत कर दी है। तो आपको वो हिंदी फिल्मों के जो गाने होते हैं उसमें कहा जाता है कि इश्क में जो हद से गुजर जाते हैं लोग, आप भी इश्क में हद से गुजर गए, आपने एक अफ़गानी लड़की से शादी कर ली, तो अब थ्रेट्स भी आ रहे हैं, चुनौतियां हैं, बिजनेस भी कहीं न कहीं आपने स्टॉक डाउन किया है, तो अब कहीं डर लगता है, कोई पश्चाताप होता है? अच्छा देखिए, डर तो मन में है कि कल को इसको कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन पर सर अब
इस चीज़ के लिए मेरे को अब नहीं सोचना है, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। अब जो कर दिया है वो कर दिया। तो मेरे नज़र में ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, शादी करी है, रजामंदी से करी है। अगर या इसे कोई परेशानी है तो ये बताए, है ना। अगर इससे ये खुश है तो माँ बाप को भी इसी चीज़ में खुशी देखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। हमारे पेरेंट्स खुश हैं इसको लेके, ये बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है सबका। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मज़हब से है ना इसके देश से है। तो इन चुनौतियों के बीच आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, क्या सोचा है अब? अगर सर ये थ्रेट्स कॉल आनी बंद नहीं होती हैं या कुछ ऐसा रहता है तो मैं सोचता हूँ कि इसे लेके मैं कोई गुमनाम देश ही चला जाऊँगा। तो शायद इन चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाए। एक चलो ये परमानेंट कोई नहीं है इस चीज़ का एक हल, लेकिन जब तक है तब तक सही है मेरी नज़र में। तो मलाला रहीमी, अब आप अपने इस्लामिक तौर तरीके से अपनी जो ईद है और दूसरे त्यौहार है वो मनाते हैं, या फिर मलिक के साथ हिंदू त्योहारों में भी शरीक होते हैं? नहीं सर, ईद वाले दिन जो भी हमारा 2 ईद चलता है ना, वो सारे मनाते हैं हम घर पे। उल्टा मम्मी खुद बोल देते हैं कि अब तेरा ईद आने वाला है, ईदी भी देते हैं। ये लोग मेरे को बोलता है जो भी इसका उसूल है तो वो तो करना ही है, जो इनका रिवाज चल रहा है वो भी कर लेते हैं, उन दोनों कर लेते हैं सर। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं करते। करवा चौथ भी रखते हैं? हाँ जी सर, मैं रखती हूँ, करवा चौथ भी रखती हूँ इनके लिए मैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ अपना धर्म भी भूल जाऊँ, वो भी कर लेती हूँ, जो इनका है ये भी कर लेती हूँ। उल्टा हमारा जो बकरा ईद आता है ना, फिर मम्मी बोल देता है बकरा तो लेके नहीं आ सकते हो, फिर केक लेके आते हैं, चलो केक काट लो, केक काट लो, बकरा तो हाँ यहाँ पे हम काट नहीं सकते तो केक काट लो। ऐसे करके इनका भी बनाते हैं, हम अपना भी बनाते हैं सर। ऐसे नहीं है कि पता है क्या है सर, मेरे को इसलिए इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं एक लड़की हूँ ना, मैंने ये कदम उठाया ना, इसलिए मेरे परिवार को इतना बुरा लग रहा है ना। अच्छा एक बात बताएं, यदि आपकी जगह आपका भाई होता और वो हिंदुस्तान में होता और किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता, तो क्या तब भी इतनी हाय तौबा मचती? नहीं सर, वहाँ पे तो जश्न होता भी इस टाइम। अगर मेरी जगह मेरे भाई ही काम करता ना, फिर बाहर देश से बहू आई है, कितने लोग उसको गिफ्ट देने के लिए, स्वागत करने के लिए आती थी हमारे घर पे कि इसने बाहर से शादी कर लिया, दुल्हन बाहर का लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो लड़की दूसरे मजहब की ले लें तो कबूल है, हाँ जी। लेकिन दामाद दूसरे मजहब का कबूल नहीं? ये नहीं, ये उनके लिए गुनाहगार है, ये उनके लिए पाप है अगर लड़का कर ले, लड़की कर ले। इस अभी मेरे भाई भी शायद दूसरे देश के लड़के से शादी कर ले, जितना मेरे को जानकारी है। फिर उनको कोई कुछ नहीं करता, उल्टा मम्मी सपोर्ट कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, बहू है। अब मैंने ये कदम उठाया तो उनके लिए इतना ज़्यादा मैं वो हो चुकी हूँ कि यानी कि जान से मारने तक आ चुकी है मेरे को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सर। जॉब पे छोड़ दिया मैंने, 24 घंटे घर पे रहते हैं हम, फिर पता नहीं आया अब आइंदा क्या होगा हमारा सर। फिलहाल आप खुश हैं, अपनी गृहस्थी में खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ सर, इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्रिया। तो ये थी मलाला रहीमी और नीरज मलिक की पूरी की पूरी प्रेम कहानी, जो कि एक चंडीगढ़ में पूरी तरह से वो कहानी शुरू हुई और परवान चढ़ी। दोनों ने शादी की और दोनों खुशी से रह भी रहे हैं, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों को ये इनकी प्रेम कहानी रास नहीं आ रही है। यानी कि लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता तो पठानों को कबूल था, और किसी हिंदू ने पठान की लड़की से शादी कर दी तो वो काफिर हो गया। तो यही सामाजिक ताना बाना आज इनकी प्रेम कहानी में एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। दोनों के चेहरे पर खौफ भी है, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत इस बात के लिए उनको पूरी तरह से एक इत्मीनान दे रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया है। अब देखना होगा कि आखिर जो समाज के ठेकेदार हैं, जो इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्या वो अपने इरादों को बदलेंगे और ये कितना महफूज रह पाएंगे और इनकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। और हम भी दुआ करते हैं कि वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि दोनों ने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है।